क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चे चैंपियन का दिमाग कैसे काम करता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। हम सब उन्हें एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड सुपरस्टार और एक पॉलिटिशियन के रूप में जानते हैं। लेकिन आज हम उनके बाइसेप्स की नहीं, उनके दिमाग की बात करेंगे। क्योंकि सच तो यह है कि आर्नल्ड सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिनन नहीं थे, बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड, डायबॉलिकल साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड थे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचाया था, और वो भी अपने माइंड गेम से। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, मैं यहां कंपीट करने नहीं आया, मैं यहां डोमिनेट करने आया हूं। अब देखिए, ये सिर्फ हवा में बोली गई एरोगेंस नहीं थी, ये एक पूरी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक मेंटल हाइस्ट की शुरुआत। इस एक लाइन से उन्होंने मीडिया, जजेस और अपने कंपेटिटर्स के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि उनका जीतना तो तय है। सबकॉन्शियसली सबको लगने लगा था कि एक ऐसे चैंपियन को हराना नामुमकिन है जो इस लेवल की इनएविटेबिलिटी प्रोजेक्ट करता हो। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, एक छोटे से ऑस्ट्रियन गांव का लड़का पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है? एक ऐसी जगह जहां न ठीक से खाना था, न पैसे। वहां से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने का सफर सिर्फ किस्मत तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कहानी है एक आग की, एक लगभग अजीब से कॉन्फिडेंस की, और उस एक्सट्रीम परसिवियरेंस की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना होगा, मैकियावेलियन। यानी अपने करियर या मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक चालाक और स्कीमिंग होना। आर्नल्ड के लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ भारी वेट्स उठाने का खेल था ही नहीं, ये सीधे सीधे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उन्होंने सटल मैनिपुलेशंस, चार्म और दिमागी खेल का ऐसी खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि बाकी सब उनके सामने पूरी तरह बेअसर हो गए। इस अनब्रेकेबल माइंड की नींव रखी गई थी पोस्ट वॉर ऑस्ट्रिया में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात वहां बहुत खराब थे। राशन की कमी थी। आर्नल्ड के पिता एक स्ट्रिक्ट और कभी-कभी अब्यूसिव शख्स थे। सोचिए, आर्नल्ड को रोज सुबह उठकर ठंड में लकड़ियां काटनी पड़ती थीं और नाश्ते से पहले 200 स्क्वाट्स यानी नी बेंड्स करने पड़ते थे। इस ड्रजरी और स्कार्सिटी ने उनके अंदर एक ऐसी मेंटल रेजिलियंस पैदा की जो सच में लगभग डिल्यूजनल थी। उन्होंने तभी सीख लिया था कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, एक्सट्रीम डिसिप्लिन से सब कुछ जीता जा सकता है। और ये डिसिप्लिन उनकी शुरुआती सफर में साफ दिखता है। 1963 में उनका पहला शो, 1965 में जूनियर मिस्टर यूरोप जीतना और फिर 1968 में NABBA मिस्टर यूनिवर्स प्रो का टाइटल अपने नाम करना। पता है उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? पेंट के डिब्बों में सीमेंट भरकर वेट्स बनाए और एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह अपनी बॉडी पर काम किया। उनकी इस DIY मेंटालिटी और लगातार मेहनत ने उन्हें बहुत कम वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर डोमिनेट करना सिखा दिया। लेकिन सिर्फ मसल्स काफी नहीं थे, और ये बात आर्नल्ड बहुत अच्छे से जानते थे। जब वो अमेरिका आए तो वेनिस बीच का माहौल उनके ऑस्ट्रिया वाले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बिल्कुल अलग था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया वेपन बनाया, अपना चार्म और ह्यूमर। उस वक्त के जॉक्स आमतौर पर बहुत सीरियस और माचो होते थे, एकदम टेंस। लेकिन आर्नल्ड, वो मुस्कुराते थे, कैमरा की तरफ विंक करते थे। ये शोमैनशिप एक ट्रोजन हॉर्स की तरह थी, एक ऐसी फ्लैम्बॉयंस जिसने छुप छुप के लोगों को उनका दीवाना बना दिया। और इस चार्म स्ट्रैटेजी का सबसे कमाल का हिस्सा क्या था पता है? उनकी टूटी फूटी इंग्लिश। अमेरिका में शुरुआत में उन्हें ठीक से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। कोई और होता तो शर्मा जाता, कॉन्फिडेंस लूज कर देता। लेकिन आर्नल्ड ने अपनी इस परसीव कमजोरी को एक कॉमेडिक वेपन बना दिया। वो जानबूझकर गलत शब्द बोलते और मजाक करते। लोग उन्हें हार्मलेस और फनी समझने लगे, उन पर भरोसा करने लगे और अपना गार्ड बिल्कुल नीचे कर बैठे। और दोस्त, जब सामने वाले का गार्ड नीचे हो जाता था ना, तब शुरू होता था आर्नल्ड का असली खेल। अपने उस फ्रेंडली शोमैन पर्सोना के पीछे आर्नल्ड एक मास्टर टैक्टिशियन थे। स्टेज पर आने से ठीक पहले वो अपने ओपोनेंट्स के दिमाग को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देते थे। उनका एक फिक्स्ड प्लेबुक था, एक ऐसी ट्रिक जिसे कोई भी कॉम्पिटिटर तब तक समझ नहीं पाता था जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। चलिए, उनके साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ते हैं। ये एक एग्जैक्ट 3 स्टेप प्रोसेस था। पहला स्टेप, सामने वाले को एक फ्रेंडली प्रेज देना, जैसे वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। दूसरा स्टेप, चुपचाप उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करना। क्या उनका जबड़ा टाइट हो रहा है? क्या हाथ थोड़े कांप रहे हैं? और फिर तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, एक कैजुअल सीड ऑफ डाउट बो देना। बस कैजुअली कह देना, यार आज तुम्हारी चेस्ट थोड़ी फ्लैट लग रही है, सब ठीक तो है? और बूम, सामने वाले के दिमाग में लास्ट मिनट पैनिक शुरू।
अब आप सोच रहे होंगे ऐसी छोटी सी बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के हाईएस्ट लेवल पर जहां सभी की बॉडी लगभग परफेक्ट होती है, ये छोटा सा मार्जिन सिर्फ 1 से 2% का पूरा खेल बदल देता था। एक छोटा सा डाउट सामने वाले का वो 1-2% फिजिकल एज कंप्लीटली खत्म कर देता था। डर के मारे ओपोनेंट स्टेज पर आने से पहले लास्ट मिनट कार्ब्स बढ़ा लेते, अपना रूटीन बदल देते और फाइनल मोमेंट पर खराब दिखते। वहीं आर्नोल्ड पूरी तरह से काम, कॉन्फिडेंट और फ्लूइड दिखते थे। इस माइंड गेम का सबसे आइकॉनिक, सबसे फेमस एग्जाम्पल हमें 1975 की डॉक्यूड्रामा पंपिंग आयरन में मिलता है। उनका निशाना थे लू फेरिग्नो। लू उस वक्त के राइजिंग स्टार थे, आर्नल्ड से लंबे और मैसिव, करीब 275 पाउंड्स के जायंट। आर्नल्ड को पता था कि अगर लू का कॉन्फिडेंस हाई रहा तो उन्हें स्टेज पर हराना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए फिजिकली भिड़ने से पहले मेंटली उन्हें तोड़ना उनके लिए जरूरी था। जरा इन दोनों के ट्रेनिंग एनवायरनमेंट्स को कंपेयर कीजिए। आर्नल्ड अपनी तैयारी कर रहे थे वेनिस बीच में, खुली धूप, खूबसूरत माहौल, दोस्तों का साथ और पूरा आत्मविश्वास। वहीं दूसरी तरफ लू की ट्रेनिंग हो रही थी एक अंधेरे बेसमेंट जिम में, अपने बहुत स्ट्रिक्ट पिता के साथ, एकदम हाई प्रेशर और ग्रिम माहौल में। आर्नल्ड कैमरास के सामने जानबूझकर एक ऐसी ऑरा प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे उनकी जीत तो बस एक फॉर्मेलिटी है, और लू वहां लगातार उस टेंस प्रेशर में दबते जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्री का वो मशहूर ब्रेकफास्ट सीन तो शायद आपको याद ही होगा। आर्नोल्ड, लू और उनके पिता के साथ एक टेबल पर बैठे हैं। बातों ही बातों में आर्नोल्ड ने लू को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना शुरू किया, अपनी अथॉरिटी जमाई और कैजुअली बोले, मैंने तो कल ही अपनी मां को कॉल करके बोल दिया कि मैं इस बार भी जीत गया। ये डोमिनेंस का एक मास्टर क्लास था। लू वहां शांत बैठे रहे, पर सबकॉन्शियस लेवल पर वो अपना बचा कुचा कॉन्फिडेंस भी वहीं खो चुके थे। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आप एक ऐसे अपोनेंट को कैसे हरा सकते हैं जो दर्द से प्यार करता हो? फिजिकल पेन और एक्सट्रीम मेहनत हर कॉम्पिटिटर फेस करता था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आर्नोल्ड ने मेंटली इस फिजिकल एगनी को, इस दर्द को एक ऐसी फॉर्म दे दी थी जिससे सामने वाले पूरी तरह से इंटिमिडेट हो जाते थे। उनका ये सेंसेशनल कोट सुनिए, जिम में सबसे सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है द पंप। ये मेरे लिए उतना ही सैटिस्फाइंग है जितना किसी औरत के साथ इंटिमेट होना। अब देखिए, लैक्टिक एसिड के बर्न को, उस भयंकर तकलीफ को प्लेजर के रूप में रिफ्रेम करना। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सुनकर पागल हो गई थी, और दूसरे बॉडी बिल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ा इंटिमिडेशन था। हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि जो इंसान जिम के पेन में इतना प्लेजर ढूंढ लेता हो, उसके दिमाग को हरा पाना लगभग नामुमकिन है। और फिर आता है 1980 का साल, द फाइनल ट्रिक। पंपिंग आयरन के बाद आर्नल्ड ने लगभग 5 साल के लिए रिटायरमेंट ले लिया था और हॉलीवुड में कोनन द बारबेरियन की शूटिंग कर रहे थे। सबको लगा द किंग इज गॉन, अब नए लोगों का टाइम है। लेकिन 1980 में सिडनी ओपेरा हाउस के ओलंपिया इवेंट में आर्नल्ड अचानक वापस आ गए, बिना किसी अनाउंसमेंट के। उनका वहां सिर्फ फिजिकली मौजूद होना ही दूसरे कंपेटिटर्स के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसी इवेंट की एथलीट्स मीटिंग में आर्नल्ड ने एक और ट्रैप बिछाया। इस बार शिकार थे एक हॉट हेडेड कॉम्पिटिटर माइक मेंटजर। आर्नल्ड ने इंटेंशनली वेट क्लासेस के रूल्स पर बहस शुरू कर दी। जब माहौल थोड़ा गर्म हुआ तो आर्नल्ड ने माइक की तरफ देखकर सीधे ये शब्द कहे, तुम बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, ग्रो अप एंड बी अ मैन। माइक तुरंत आपे से बाहर हो गए और फिजिकली अटैक करने आगे बढ़े, पर आर्नल्ड वहां बिल्कुल चुपचाप और शांत बैठे रहे। स्टेज पर कदम रखने से पहले ही उन्होंने पूरी फील्ड को इमोशनली हिलाकर रख दिया था। इस सरप्राइज अटैक का नतीजा क्या निकला? आर्नल्ड जीत गए, पर माइक मेंटजर इस हार से इतने टूट गए कि उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में हमेशा के लिए रिटायर होने का फैसला कर लिया। 1980 को आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल ओलंपिया माना जाता है, जिसमें कॉन्टेस्ट फिक्स होने तक के एलिगेशंस लगे। हालांकि इस बवाल के बाद जजिंग क्राइटेरिया स्टैंडर्डाइज जरूर हुआ और स्कोरिंग में ट्रांसपेरेंसी आई, पर पॉइंट यह था कि आर्नोल्ड ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि वो सिर्फ अपनी अकेले की साइकोलॉजिकल ऑरा के दम पर जीत भी सकते हैं और पूरी इंडस्ट्री को कियोस में भी डाल सकते हैं। आर्नल्ड की ये मैकियावेलियन सोच सिर्फ उनके खुद के करियर तक सीमित नहीं रही, इसने बॉडी बिल्डिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्नल्ड के आने से पहले बॉडी बिल्डिंग को लोग एक शेडी साइड शो की तरह देखते थे, कुछ अजीब से लोगों का खेल। लेकिन उनके चार्म, उनके माइंड गेम्स और उनकी क्लियर स्टोरी टेलिंग ने इस पूरे स्पोर्ट को उठा के ग्लोबल पॉप कल्चर के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। और मजेदार बात यह है कि उनका ये आउटस्पोकन डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस आज भी बिल्कुल वैसे ही कायम है।
हाल ही में उनके खुद के इवेंट आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर मेंस फिजिक डिवीजन के बारे में सीधा कह दिया कि उनके वो लॉन्ग शॉट्स उन्हें बिल्कुल बोगस लगते हैं। आज भी उनका वही अंदाज है, सीधा, बेबाक और डिसरप्टिव। जब वो बोलते हैं तो पूरी फिटनेस इंडस्ट्री को चुपचाप सुनना पड़ता है। तो आखिर में इस विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई इंसान अपने बारबेल की तरह ही अपने पर्सनल नैरेटिव और अपने परसेप्शन पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर ले, तो क्या सच में सक्सेस की कोई लिमिट रह जाती है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी यही साबित करती है कि जब फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ-साथ अनब्रेकेबल सेल्फ बिलीफ और एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का दिमाग जुड़ जाए, तब दुनिया में ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां आप राज न कर सकें। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।